हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्बर्ट स्पेंसर को। ठीक है ना, ये भी सोशोलॉजिकल थिंकर रहे हैं हमारे और अर्ली टाइम के रहे हैं। तो ये जो थे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, ये ब्रिटिशर थे। ठीक है, कॉमते के बाद हैं ये। इनके फादर ने स्कूल नहीं भेजा था, ठीक है, क्योंकि उनके जो साथ में जो रिलेटिव्स वगैरह के बच्चे वगैरह थे वो काफ़ी डेड हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने कभी स्कूल के लिए स्पेंसर को नहीं भेजा। लेकिन इनके जो अंकल थे, फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया स्पेंसर के एजुकेशन में। ठीक है, फादर ने ही साइंस और मैथ्स पढ़ाया, अंकल ने आगे एजुकेशन को कैरिड किया। रेलवेज में ये इंजीनियर बने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ से मेन इनकी कहानी शुरू होती है। ये चार्ल्स डार्विन से मिले थे। ठीक है ना, जो बायोलॉजिस्ट हैं, आपने एवोल्यूशन के बारे में सुना है। अब ये पीरियड इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1820 टू 1903। इसी टाइम पीरियड में इन्होंने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल से मीटिंग की। ठीक है, वो अलग अलग फील्ड के थे, जैसे इकोनॉमिस्ट थे, कोई बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से ब्रिटेन में शांति से बहुत पैसा आ रहा था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले ब्रिटेन में ही हुआ और वहाँ बहुत पैसा आने लगा। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ये मीटिंग किस किस से किए थे? इकोनॉमिस्ट से, बायोलॉजिस्ट से। फ्री मार्केट पे भी इन्होंने बात की है। ठीक है ना, कि स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लेजे फेरे मार्केट है, या जिसको फ्री मार्केट इकोनॉमी हम बोलते हैं, उसी से प्रोग्रेस हो सकता है और पीस आएगी। ऐसा इनका सोचना था। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ याद आ रही है, क्योंकि ये नोट्स में ऐड नहीं है, आप ऐड कर लेंगे कि इनको फादर ऑफ सोशल डार्विनिज्म भी कहा जाता है। ठीक है ना, वो समझ में आएगा कैसे। अब नेक्स्ट क्या है इनका, इन्होंने जो जो जैसे जैसे लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से मीटिंग की और जिन जिन चीज़ों को उन्होंने पढ़ा, उन पे उन्होंने कुछ कुछ बातें की हैं। जैसे बायोलॉजी को लेके, स्टडी सोशोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटल इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया। पॉलिटिकल स्टैंड क्या था उनका? फ्री मार्केट एंड फ्रीडम ऑफ मैन आर द साइन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है ना, यानी मार्केट का फ्री होना, फ्री मार्केट, और दूसरा इंसानों के पास फ्रीडम होना, ये ह्यूमन प्रोग्रेस को शो करता है। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो गया। वेलफेयर स्टेट, लेजे फेरे के बारे में डीपीएसपी आप लोगों ने सुना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, वेलफेयर करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन क्या हो गया? कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन वेलफेयर का काम नहीं होता है। ठीक है ना, इसके अपोज में हो जाता है, यानी इसमें हम लेजे फेरे या फिर आप फ्री मार्केट के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो प्राइवेटाइजेशन होगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, इसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है। लेकिन कार्ल मार्क्स का क्या कहना है कि इससे एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इन डिटेल में, चीज़ों को समझना है हमें। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। अब आते हैं इनके पर्सपेक्टिव पे। अब ये डार्विन से मिले हैं और इनको क्या कहा गया है? फादर ऑफ सोशल डार्विनिज्म। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी थ्योरी एवोल्यूशन जो है उसी के बेस पे है। तो एवोल्यूशन के बारे में क्या कहना है? एक होती है हमारी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, इसको कौन यूज करते हैं? इसको बायोलॉजिस्ट यूज करता है। ठीक है ना, जो आप ये बायोलॉजी में सब्जेक्ट में एज ए सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इसमें भी जैसे दो टाइप हो गए, एक हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, एक हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है? जैसे फादर वैसे बेटा, मैंने लिख दिया जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंटरनल। देखिए, ये सब अभी डिटेलिंग में हम लोग पढ़ते हैं, उस टाइम पीरियड के हिसाब से बता रहा हूँ कि इसको बांटा गया इंटरनल और एक्सटर्नल में, जिसमें आप अभी ये पढ़ते हैं जीन्स वगैरह, ये सब डीएनए वगैरह है। तो जैसे फादर होते हैं लगभग बच्चा भी वैसा ही होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आता है कि आप एजुकेशन कौन सा ले रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से भी आपके अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये आ जाता है सोशियोलॉजी के बारे में। इसको हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन या एवोल्यूशन सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा, याद रखिएगा, सुपर स्ट्रक्चर ये सोसाइटी को लेके कहा जाता है। ठीक है, और जनरली इस वर्ड को जो यूज करते हैं वो सोशियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, आगे भी आपको ये सुपर स्ट्रक्चर
जैसे जब हम कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर और सोशल सुपर स्ट्रक्चर ये सब वर्ड सुनने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस पे अब कौन बात करेंगे, क्योंकि ये तो बायोलॉजिस्ट यूज करेंगे, ये कौन यूज करेंगे, सोशियोलॉजिस्ट यूज करेंगे। तो इस पर स्पेंसर ने अपनी थ्योरी दी है। क्या थ्योरी दी वो देखते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा पहले वो बता देता हूं कि आपको आगे समझने में इजी हो। ये डार्विन से मिला है ना, तो इन्होंने एवोल्यूशन बेस्ड थ्योरी दी। ठीक है, एवोल्यूशन बेस्ड में क्या कहा इन्होंने, सोसाइटी भी ह्यूमन की ही तरह है। तो सोसाइटी ह्यूमन की तरह सर कैसे है, ह्यूमन के जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, सोसाइटी के भी अपने अपने ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन काम कैसे करता है, तो ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट है और इंटीग्रेशन सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं। सोसाइटी के भी जो ऑर्गन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है और उसी के इंटीग्रेशन से काम चलता है। ठीक है, तो ये इनकी बेसिकली ये, और इसमें फिर इन्होंने क्या बताया कि सोसाइटी का भी एवोल्यूशन हुआ है। तो एवोल्यूशन हुआ होगा तो सर स्टेजेस होंगे। तो इन्होंने फिर 1 2 3 4 ऐसे करके स्टेजेस दिए कि पहले की सोसाइटी कैसी थी, उसके बाद की सोसाइटी कैसे रही, फिर कैसी हुई। तो ये एवोल्यूशन का पार्ट हो गया। ठीक है, इसलिए इनको डार्विनिज्म कहा जाता है कि डार्विन की तरह इन्होंने भी सोसाइटी को कैसे इवॉल्व हुए हैं वो बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। तो स्पेंसर ने क्या कहा, इवोल्यूशन इज द की ऑफ सोसाइटी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सोसाइटी में क्या है, डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंट पार्ट्स हो गए या स्ट्राटा हो गए। ठीक है, अब अर्बन सिटीज में हम क्या देखते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स देखते हैं फॉर ऑल बॉडी पार्ट्स। आपको पता है कि कार्डियो का प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, फिर अलग अलग समझ रहे हैं ना, डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, रेडियोलॉजी हो गया, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, यानी स्पेशलिस्ट के पास हम जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन होता है, परफेक्शन होता है। ठीक है ना, जो हार्ट के डॉक्टर्स हैं वो हार्ट में स्पेशलिस्ट हैं, लंग्स के डॉक्टर लंग्स में स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन, सोलिडारिटी और यूनिटी। अब विलेज में क्या होता है, आपने अभी तो बहुत चेंजेस आ गए, लेकिन पहले के हिसाब से एक हकीम बाबा होते थे, वो नर्व्स देख के ही सारी बीमारी बता देते थे। तो हकीम इज द सॉल्यूशन ऑफ डिजीज ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी आपको कार्डियो की प्रॉब्लम है, आपको नर्वस ब्रेकडाउन है, वो सब का इलाज वही नफ्स से छू के वो बता दिया करते थे। तो वो कोई परफेक्शनिस्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सोसाइटी रन बट डिडेंट ग्रोथ मच, यानी कि अगर सोसाइटी इस इंटीग्रेशन फॉर्म में चल रही है तो सोसाइटी ऐसा नहीं है कि चलेगी नहीं, सोसाइटी चलेगी बट प्रोग्रेस नहीं होगा। कैसा प्रोग्रेस नहीं होगा, इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये क्योंकि चलता है हमारे भारत में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध हो तो हम भारतवासी हैं वो अलग हो गए और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अलग हो गए। ठीक है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच चल रहा है तो इंटीग्रेशन हो गया, सब लोग उस मैच को देख रहे हैं, चाहे हम देख रहे हो, पाकिस्तान के लोग देख रहे हो और लोग देख रहे हो। ठीक है, तो एक हो गया इंटीग्रेशन शो कर रहा है, दूसरा क्या शो कर रहा है, डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पेंसर ने क्या कहा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज द की ऑफ एवोल्यूशन एंड टू फेसेस ऑफ ए क्वाइन। यानी ये जो एक क्वाइन है वो एक साइड क्या दिखा रहा है आपका, डिफरेंशिएशन, हमारे सोसाइटी में ऐसे ही होता है, और दूसरा क्या शो कर रहा है, इंटीग्रिटी। ठीक है, तो टू फेसेस हैं एक ही क्वाइन के। अब आगे चलते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर सब्जेक्ट मैटर। तो एवोल्यूशन दिया, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक में बोला ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, और सोसाइटल वेलफेयर के बारे में बात की, ये लॉ रिलेटेड है। इन्होंने कैसे समझाया, जैसे सेल है, सेल को जब सबको जोड़ते हैं फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर एक इंडिविजुअल बनता है। तो इनकी जो थ्योरी है ऊपर में ही मैंने बताया आपको, एवोल्यूशन रिलेटेड है। ठीक है ना, यानी जैसे एवोल्यूशन के बारे में डार्विन ने बात की है, वैसे इन्होंने सोसाइटी के एवोल्यूशन के बारे में बात की है। ठीक है, तो इन्होंने एवोल्यूशन का एनालॉजी लिया जिसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, यही पर्सपेक्टिव है
हमारे हर्बर्ट स्पेंसर का। अब इसको समझते हैं। जैसे बायोलॉजी के हिसाब से हम देखें, ऑर्गेनिज्म है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसी से एक इंडिविजुअल तैयार होता है। सोसाइटी, देखो सुपर स्ट्रक्चर वर्ड आ रहा है ना, तो सोसाइटी में क्या है, ये तो सब्जेक्ट मैटर हो गया आपके हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑर्गेनाइजेशन एक एग्जांपल है। अब जैसे डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं, हर एक इंसान क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। और जैसे कैसे समझाओ, एक स्कूल को ले लेते हैं। टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, बच्चे अपना काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इनको चलाने के लिए वहां पे और भी जैसे क्लर्क्स हो जाते हैं, और भी बहुत डिफरेंट सारे लोग जो हो जाते हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। यानी सबके काम में क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। और इन सबके एक साथ काम करने की वजह से, इंटीग्रिटी में काम करने की वजह से वो स्कूल चल पा रहा है। सेम हमारा सोसाइटी भी है, ठीक है। सब अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर रहे हैं और इंटीग्रेट होने के बाद एक शेप मिल जाता है कि हाँ ये सोसाइटी है और ऐसे चल रही है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, सोसाइटी। सब जैसे रिलीजन अपना अपना फॉलो कर रहे हैं, सब अपने अपने फैमिली में है, अपने फैमिली को आगे डेवलप कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, सबका अपना अपना काम है, डिवीजन ऑफ लेबर है, पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, ठीक है। अब इन सबको ही हम मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं कि एक सोसाइटी है। समझ में आया। अब आगे चलते हैं एवोल्यूशन के बारे में, कि सोसाइटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये बताया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। उसको समझते हैं। ऐसे इनका पहले फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन 3 है। एक हो गया रेगुलेटरी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जैसे बॉडी में होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तभी हमारी बॉडी चल रही है। वैसे ही हमारे सोसाइटी में होता है, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इसलिए हमारी सोसाइटी चल पा रही है। ऑपरेटिव यानी एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जैसे आप कुछ खाना खाते हैं, कोई इंडिविजुअल उसे खाना पसंद नहीं आया, वो वोमिटिंग कर देता है। वैसे ही अगर आप सोसाइटी में कुछ नए लॉज लेके या कोई नया चेंज लेके आते हैं, सोसाइटी को पसंद नहीं आता, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट एराइज होता है, ठीक है। अब इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने ऐसे 5 में डिवाइड किया। इन्होंने पहले क्या बोला, सिंपल सोसाइटी विदाउट हेड, यानी हेड नहीं है, ठीक है। इसको आपको दोनों से रिलेट करना है। वो जो एक ह्यूमन बॉडी होती है और ये सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो सोसाइटी में भी जब हेड नहीं था तो कैसा था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी हमारी, ठीक है। इंटीग्रेट फॉर्म में, यानी एक साथ रहती थी, सर्वाइवल के बारे में सोचती थी, सर्वाइवल सोसाइटी कहते हैं। हंटर गैदरर्स ये सब जो थे, ये सब प्रिमिटिव सोसाइटी के लोग थे। फिर क्या आया, सिंपल सोसाइटी विथ हेड, ठीक है ना, जो मास्टर स्लेव सोसाइटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। मास्टर क्या हो गया, हेड हो गया, और नीचे जो स्लेव हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लेव हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। थर्ड आया क्या, कंपाउंडेड सोसाइटी। इसमें क्या हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन से यहाँ पे भी काम चल रहा है, फैमिली, रिलीजन, ये सब इंटीग्रेट फॉर्म में सोसाइटी चल रही है। और उसका एक बोल सकते हैं, ऊपर जो लैंडलॉर्ड है वो कहीं ना कहीं पावरफुल है, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में जैसे आपने पढ़ा हुआ, तो जस्ट उसके पहले के फॉर्म को हम कंपाउंडेड सोसाइटी कहते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे समझो, कैसे समझाओ, बिहार है, तो बिहार के कोई भी डायनेस्टी के बारे में जो आपने पढ़ा है, तो डायनेस्टी के पहले की कहानी, ठीक है ना, कि इस एरिया का एक छोटा सा सरदार है, इस एरिया का एक सरदार है, इस एरिया का सरदार है, ठीक है ना। तो वहां पे भी काम चल रहा है, लेकिन एक है, उसको हम राजा नहीं कह रहे हैं अभी, अभी हम उसको राजा नहीं कह रहे हैं, बस सरदार है, हेड है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है चीफडम्स और स्मॉल किंगडम्स, ठीक है। तो राजा सिस्टम अभी नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है डबल कंपाउंडेड सोसाइटी, ठीक है। अब यहाँ पे किंग है, जैसे मिडाइवल पीरियड में होता था, या उससे पहले भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मिलता है कि वहाँ किंग होते थे, ठीक है। अब ये चीफ स्पोक्स पर्सन हो गए, एडवाइजर्स जो हो जाते थे किंग के, या फिर मिडाइवल पीरियड में आपने नवरत्न के बारे में सुना होगा, ठीक है। और नीचे फिर आ गए आपके लैंडलॉर्ड, ठीक है। और बाद में आ जाती थी आम जनता, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है, जो डबल कंपाउंडेड सोसाइटी है ना, कि ऊपर में एक या दो हेड हैं, ठीक है, बाद बाकी सब नीचे हैं, ठीक है। ये बड़ा सा जो तबका है जनता वाला, या छोटे मोटे लैंडलॉर्ड हो गए, उनको कुछ काम दिया हुआ है, तो नीचे ये सब है, ऊपर में एक या दो हायरार्की है जो टॉप पे है, ठीक है।
इसको डबल कंपाउंडेड सोसाइटी का नाम हमने दिया। नेक्स्ट आ गया ट्रिपल कंपाउंडेड सोसाइटी। कहीं कहीं आपको ये ट्रेबल भी दिखेगा, TREBLE, ट्रेबल। तो ट्रिपल कंपाउंडेड सोसाइटी या ट्रेबल कंपाउंडेड सोसाइटी, ये आ गया हमारा कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। ठीक है, इसमें जैसे मिलिट्री है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, इसमें भी डिफरेंट ऑर्गन्स हो जाते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें चल रही हैं ऊपर, लेकिन हेड हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपल कंपाउंडेड सोसाइटी कह देते हैं। अब क्या है, सोसाइटी क्या है, ये प्रोग्रेसिव है। ठीक है, अच्छा याद रखना, स्पेंसर ने एथनिक सोसाइटी के बारे में कहा है, वेलफेयर के बारे में नहीं कहा है। ठीक है ना, ये और सारे जो सोशोलॉजिस्ट थे उनका कहना है कि इन फ्यूचर क्या होगा, एथनिक सोसाइटी भी बनेगी और वेलफेयर सोसाइटी भी या वेलफेयर स्टेट भी बनेगा। और ये कार्ल मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है ना, कि कम्युनिज्म आएगा और फिर क्या हो जाएगी, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो ये कार्ल मार्क्स का फ्यूचर है, फ्यूचर को उन्होंने प्रेडिक्ट किया है सोसाइटी को पढ़ने के बारे में। तो इन्होंने एथनिक सोसाइटी के बारे में कहा है, ठीक है ना, या एक और सोसाइटी के बारे में कहा है, मिलिटेंट। ठीक है ना, ये लोग जब परेशान होंगे तो कहीं ना कहीं विद्रोह वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये आगे जाके बनेगी, ऐसे थ्योरी में दिया गया है, ट्रेबल कंपाउंडेड सोसाइटी तक दिया हुआ है हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर मेथोडोलॉजी। अच्छा एक और बात थी, याद आ रही है इसलिए बता दे रहा हूं यहाँ साइड में। इनका मानना था ना कि क्योंकि ये डार्विन को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं, उनके थ्योरी से कहीं ना कहीं वो हुए थे, तो इनका ये मानना था ना कि फिटेस्ट जो है वो सरवाइव करेंगे। ठीक है, फिटेस्ट सरवाइव करेंगे तो सोसाइटी में भी ऐसा ही सेम होगा। तो ये जो कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिज्म क्या हो गया, वही फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गया। तो इनका ये मानना था कि फ्री मार्केट की होना चाहिए। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट एड देती है, एड बोलो या हेल्प बोलो, वो ना करे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा और समझाने के लिए इस एग्जाम्पल का यूज कर रहा हूं, कि जैसे जो रिच आदमी है वो अपने दम पे खड़ा है, चीजों को चीजों का प्रोडक्शन कर रहा है, फैक्ट्रीज लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो पुअर है उसको सपोर्ट करती है कौन, स्टेट। तो ये ना करे, इससे क्या होता है, कंपटीशन कम होता है, ऐसा स्पेंसर का मानना है। ठीक है, कि आपको किसी तरीके का एड हेल्प ये सब प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, जो फिटेस्ट रहेगा वही सरवाइव करेगा। ठीक है, तो जो मतलब बाद में जो क्रिटिक्स होंगे वो यही बोलेंगे कि आपकी ये जो थ्योरी है ना, ये इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है। ठीक है, किस चीज को बढ़ावा दे रही है, इनइक्वालिटी को। ठीक है, लेकिन इनका ऐसा ही मानना था कि फिटेस्ट जो रहेंगे वही सर्वाइव करेंगे सोसाइटी में भी। ठीक है, तो गवर्नमेंट को कोई हेल्प और एड प्रोवाइड नहीं करना है, जो नीचे स्टाटा के लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इनकी ऐसी तो मतलब आइडियोलॉजी या थॉट थी। नेक्स्ट है हर्बर्ट स्पेंसर मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने साइंटिफिक मेथड का यूज किया, और कौन सा यूज हमने पढ़ा था पहले ही, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कंपैरेटिव। तो इन्होंने कंपैरेटिव मेथड का यूज किया। इन्होंने एवोल्यूशन को लेके बात कही है, फॉसिल्स का यूज, ठीक है, जैसे बायोलॉजी में होता है, ह्यूमन सोसाइटी का भी एवोल्यूशन हुआ है। बट अभी हमने जो देखा नहीं टाइप्स है, प्रिमिटिव सोसाइटी और कंपाउंडेड, डबल कंपाउंडेड, ट्रिपल कंपाउंडेड, ये सब हमने पढ़ा, लेकिन क्या सच में आपने इसका कोई फॉसिल्स यूज किया, कोई एक्सपेरिमेंट किया? नहीं। ठीक है ना, तो सोशियोलॉजी में आपने तो कोई फॉसिल्स या कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं, तो हम ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ेंगे कैसे? आप हैं तो पॉजिटिविस्ट के साइड पे, बट आपने भी कोई कंपेयर कर दिया, लेकिन कंपेयर करने के लिए भी तो पुराना डाटा आपके पास कुछ होना चाहिए ना, साइंटिफिक। ठीक है, अच्छा ये एक मैंने डायग्राम बताया है, बनाया है सारी चीज़ों की, क्योंकि ये सब जो थे अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, तो उनको लेके मैंने ये डायग्राम बनाया है। अगर आप चाहें तो एक ऐसा ही डायग्राम बना सकते हैं, एक सेकेंड। सोसाइटी का जो एवोल्यूशन है उसको लेके आप फिगर बना सकते हैं, उसमें ऐसे करके आप फिगर, देखिए मेरी ड्राइंग तो खराब है आप जानते हैं, ये पेड़ मैंने बना दिया है, तो इसमें आप दिखा सकते हैं वो प्रिमिटिव सोसाइटी है, तो नीचे से शुरू हुई, धीरे धीरे ट्रेबल
कंपाउंडेड सोसाइटी, ऐसे करके भी आप ड्राइंग बना सकते हैं समझाने के लिए पेपर में। ये मैंने सारी चीज़ों को एक साथ ले लिया है। सॉइल है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी, इसकी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम से राइज आई। तो अगस्त कोम्ते का क्या कहना था, और एक तरफ कहना था कि सोशल स्टैटिस्टिक्स है, हारमोनी में सोसाइटी चल रही है, पीस है। दूसरी तरफ क्या है भाई, सोशल डायनामिक्स है, चीज़ों में चेंज आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा। ठीक है। फिर हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों फॉर्म में सोसाइटी चल रही है। ठीक है ना, स्पेशलिस्ट अपना काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है वहाँ इंटीग्रिटी फॉर्म में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। और यहाँ हो गया आपका एवोल्यूशन, ऐसे ही सोसाइटी आगे बढ़ रही है। फिर अदर इंटेलेक्चुअल्स, ये टॉप पे मैंने बना दिया है अदर इंटेलेक्चुअल्स, जिन्होंने सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन के बारे में कहा और अदर थ्योरीज दी हैं। ठीक है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया कि कैसे थ्योरीज आगे बढ़ रही हैं और उस अकॉर्डिंग सोसाइटी को हम कैसे समझ रहे हैं। ठीक है। अब आता है हर्बर्ट स्पेंसर का क्रिटिसाइजेशन या फिर क्रिटिक्स, कि इन्होंने जो अपनी थ्योरीज दी उनके क्रिटिक्स क्या है। तो फर्स्ट है यूनिलीनियर प्रोसेस, एजम्पशन लिया है आपने, आपने बस चीज़ों को माना है, आपके पास कोई फॉजिल्स नहीं है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना है तो आपको फॉजिल्स यूज़ करना था, आपके पास तो कोई फॉजिल्स थे नहीं, तो आपने एजम्पशन ऐसा माना कि प्रिमिटिव सोसाइटी ऐसी है तो विदाउट हेड है। ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरा हो गया क्लासिकल इवोल्यूशनरी, यानी ये इन्होंने जो थ्योरी दी, इन्होंने सोसाइटी के एवोल्यूशन के बारे में बताया है। ठीक है। इन्हीं इसीलिए अच्छा, इनको यहीं से फंक्शनलिस्ट की भी शुरुआत होती है। ठीक है, क्योंकि ये सोसाइटी के फंक्शंस बता रहे हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस होते हैं वैसे सोसाइटी के भी फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शनलिस्ट की भी शुरुआत यहीं से होती है। स्टैटिक्स, नो फैक्ट नो फॉजिल्स, ठीक है ना, कोई डाटा नहीं है आपके पास, अदर फैक्टर्स को इग्नोर किया गया है। ठीक है। और जैसे नॉन पॉजिटिविस्ट कहते ही हैं कि बिहेवियर, इमोशंस, माइंड, इन चीज़ों को आपने इग्नोर किया है। और क्रिटिसिज्म एक याद आ रहा है मेरे को, इन्होंने कन्फ्लिक्ट और पावर को इग्नोर किया, इग्नोर, इसको भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं, इग्नोर्ड कन्फ्लिक्ट एंड पावर। कार्ल मार्क्स ने इस पर बात की है। ठीक है। फिर एक ये भी आ सकता है सोशल डार्विनिज्म। ठीक है, वो जो मैंने फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल की कहानी सुनाई, कि आपका मानना है कि जो फिटेस्ट रहेगा वही सर्वाइव करेगा, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का हेल्प और एड प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, तो इससे इनइक्वालिटी अराइज होगी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, इनका जो खुद का थ्योरी है उसमें भी एक क्रिटिक है, वो दे रहा हूँ मैं, जैसे ओवर बायोलॉजी या बायोलॉजिकल एनालॉजी। ठीक है। जैसे आपने बोला कि सोसाइटी जैसे है वैसे ही ऑर्गेनिज्म है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। सोसाइटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जैसे सोसाइटी में जो इंसान रह रहे हैं उनके पास कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस है। आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन्स होते हैं, क्या उनके पास कॉन्शियसनेस है? बिल्कुल नहीं है। तो आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि सोसाइटी और ऑर्गेनिज्म एक ही है। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू ऑर्गेनिज्म। तो ये भी एक क्रिटिक हो सकता है। इवोल्यूशनरी की तो बात हो गई कि ज़्यादा ही आपने इवोल्यूशन को लेके बात कह दी है। ठीक है, इतना क्रिटिसाइजेशन काफ़ी होगा। ठीक है। तो आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे हमारा हर्बर्ट स्पेंसर ख़त्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम किसे, टॉनिस को पढ़ेंगे, नहीं तो सीमेल हो सकते हैं, जॉर्ज सीमेल, नहीं तो टॉनिस। ठीक है ना, ये सब अदर थिंकर्स हैं। थोड़ा बहुत ही मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए भी करवा रहा हूँ, आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ करवाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना जिस पे चीज़ें आएंगी, जैसे देखिए ये तो 6 यूपीएससी ने दे रखा है, मान लीजिए कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं तो इन 6 जो थिंकर्स हैं उन्होंने उससे रिलेटेड कोई बात नहीं की है, कोई थ्योरी नहीं बताई है, तो फिर आपके लिए क्या होगा, बस उस थ्योरी को पढ़ना होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, वो भी हम पढ़ेंगे ही। लेकिन आपके लिए अच्छा क्या हो जाएगा ना, जब
मान लीजिए जो मैं एक्स्ट्रा थिंकर्स करवा रहा हूँ उन्होंने उस टॉपिक पे अगर कुछ कहा है तो आप उनको कोट कर सकते हैं कि इन्होंने इस थ्योरी के बारे में कहा है या इस चीज़ के बारे में बात बताई है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये जो 6 थिंकर्स पढ़ रहे हैं इन्होंने रेस के ऊपर कोई बात नहीं की है, और मैंने कोई एक एक्स्ट्रा करवाया आपको, उन्होंने रेस के ऊपर बात की है, तो रेस का डेफिनेशन लिखना, उसके बारे में बताना, टाइप्स बताना, ये तो आप पढ़ोगे ही। लेकिन ये जो सोशियोलॉजिकल थिंकर मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाया ना, उसका भी आप पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका पेपर अच्छा बनेगा, डाइवर्स बनेगा। ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, बाद बाकी आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलते हैं। बाय।